बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। हमने पीरियोडिक टेबल तक अपना चैप्टर कवर किया था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाला। आज हम इससे आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम पीरियोडिक टेबल से ही स्टार्ट करेंगे और कुछ फैक्ट्स जो हैं या कुछ ऐसी बातें सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत कॉमन हैं, जिनको ज़्यादातर आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकर। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, जिसमें आपके पास टॉप पे हाइड्रोजन है और फिर बाकी सारी अल्कली मेटल्स हैं। तो यहाँ पे जो आपने बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमारी यूनिवर्स में जो सबसे अबंडेंट एलिमेंट पाया जाता है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। पूरी कायनात के अंदर जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला या सबसे कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर वो हाइड्रोजन है। इसके अलावा लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है ना, ये लिथस लफ्ज़ से निकला है लिथियम, जिसका मतलब होता है स्टोन या चट्टाने वगैरह। तो लिथियम के ओर्स जो होते हैं वो चट्टानों में होते हैं, तो इस वजह से इसे लिथियम कहते हैं। सोडियम जो है ये आम नमक में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में, ठीक है, जैसे जिसको टेबल साल्ट कहते हैं। पोटाशियम भी साल्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा सीजियम जो है, इसकी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है सीजियम, ठीक है, सीजियम की लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जो फ्रांशियम है ये लिक्विड मेटल है मरकरी की तरह। जो फ्रांशियम है ये लिक्विड मेटल है, जैसे मरकरी भी लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, इसी तरह फ्रांशियम एलिमेंट जो है ये लिक्विड मेटल है, ठीक है। मरकरी जो है वो तो आपके पास, ठीक है, वो भी देखते हैं आप, थर्मोमीटर वगैरह में यूज़ होती है। लेकिन जो फ्रांशियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जिसका सिंबल है जी Cn। ये जो Cn एलिमेंट है ये आपके पास आ जाता है 112 नंबर पे। और Cn इसका नेम है कॉपरनिकस। Cn जो है इसका नेम है कॉपरनीसियम इसका नेम है। और इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किया गया था निकोलस कॉपरनिकस ने इसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया था। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये मेटेलिक गैस है। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो Cn है ये मेटेलिक गैस है। पीरियोडिक टेबल में काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कंट्रीज़ के नेम पे हैं, मीन जहाँ पे वो डिस्कवर हुए। जैसे फ्रांशियम है, ये फ्रांस में हुआ था डिस्कवर, तो इस वजह से इसे फ्रांशियम कहते हैं। इस तरह काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो साइंटिस्ट के नेम पे हैं या जिस पर्सन ने उन्हें डिस्कवर किया था उसके नेम पे हैं। जैसे ये निकोलस कॉपरनिकस के बाद जो है इसको कॉपरनीसियम कहते हैं। इसी तरह मेंडलीवियम है और इस तरह और भी बहुत से एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेरिलियम को यूज़ किया था। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का हाई कंबस्टन फ्लेम होता है। फिर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है ये हमारी हड्डियों में पाया जाने वाला एलिमेंट है। और उसके बाद हम रेडियम की बात करते हैं तो रेडियम जो है ये फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था वो रेडियम है, ठीक है। और इसे डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने। और इनको ये वाहिद साइंटिस्ट हैं जिनको 2 सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज़ मिला, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में। और इनके हस्बैंड पैरी क्यूरी भी इनके साथ मतलब रेडियो केमिस्ट्री है या न्यूक्लियर केमिस्ट्री कह लें, उस पर काम किया उन्होंने भी और इनकी बेटी ने भी काम किया। और मैडम क्यूरी जो थी ये पोलैंड में पैदा हुई थी और बाद में जो है ये जर्मनी में शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो यूनिवर्स में मैंने आपको बताया वो हाइड्रोजन है। और सेकंड नंबर पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो यूनिवर्स में पाया जाता है वो हीलियम है, ठीक है। नियॉन की बात करें तो नियॉन को साइन बोर्ड्स में यूज़ किया जाता है, साइन बोर्ड्स में, ठीक है। नियॉन के साइन बोर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो रात को रोशन हुए हुए होते हैं। और आर्गोन जो है इसको इनकैंडेसेंट लैम्प में गैस के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना है आप लोगों ने एलुमिनियम आपके पास थर्ड ग्रुप से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। एलुमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है। एलुमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। गैलियम जो है इसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है।
गैलियम आपके पास एल्यूमिनियम के नीचे प्रेजेंट है। और कार्बन जो है ये इसको लाइफ एलिमेंट हम कह सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम इसको स्टडी करते हैं कार्बन को। और उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस के एलोट्रॉप्स बहुत मशहूर हैं, रेड एंड वाइट फास्फोरस। जो वाइट फास्फोरस होता है वो डेंजरस होता है, ठीक है। तो ये रैंडमली मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों ने नोट कर लेना इन चीज़ों को। और इसके अलावा सिलेनियम की बात करते हैं हम, जिसका सिंबल आपके पास होता है SE, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके पास बिलोंग करता है ऑक्सीजन फैमिली से। और सिलेनियम, ठीक है, टॉक्सिक है और इसको कुछ अमाउंट जो है वो शैम्पू में यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन ये टॉक्सिक है तो इसीलिए कहते हैं कि शैम्पू को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है ये लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइटल फॉर लाइफ। और फिर सल्फ़र की बात करते हैं। सल्फ़र को गंधक भी कहते हैं, ठीक है। और वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए सल्फ़र को यूज़ किया जाता है। सल्फ़र प्रेजेंट है आपके पास यहाँ पे, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ सल्फ़र, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। प्यूरिफिकेशन के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसका काम क्या होता है, वाटर में से मिट्टी वगैरह को, मड को सेपरेट करना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्सेनिक की, जिसका सिंबल होता है AS, जो कि नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। और आर्सेनिक जो है ये मोस्ट टॉक्सिक है इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो आपके पास है आर्सेनिक। हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है ये ओनली लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है। ब्रोमीन जो है ओनली लिक्विड नॉन मेटल है। आयोडीन को नमक में यूज़ किया जाता है और ये थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एस्टाटीन जो है, इसके नीचे ये आयोडीन और यहाँ पे AT जो है ये एस्टाटीन, ये रेयरेस्ट एलिमेंट है और पूरी दुनिया में बहुत कम मिकदार में पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। उसके बाद हम SB की बात करते हैं। SB एंटीमनी, ये आपके पास है नाइट्रोजन फैमिली से 5th से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, जिसको एंटीमनी कहते हैं। ये सुरमे में पाया जाता है, सुरमा जो हम आंखों में लगाते हैं। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन जो आपके पास हैलोजन है, ये टूथपेस्ट में यूज़ किए जाते हैं, इसके साल्ट्स वगैरह। क्लोरीन को डिस्कवर किया था शैली ने, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और क्लोरीन को स्टैनिक एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है, मीन शैतानी एलिमेंट, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है और जंगों में से यूज़ किया जाता था। ग्रीन कलर होता है इसका। और क्लोरीन इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे वो क्लोरोफिल होता है प्लांट्स का, तो ग्रीन कलर की वजह से जो है इसे क्लोरीन कहते हैं। इसके बाद याद रखें कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन है। और हैवीएस्ट गैस जो है वो रेडोन है। हैवीएस्ट गैस जो है वो रेडोन है, जिसका सिंबल RN होता है। और जो लाइटेस्ट गैस है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन है और हैवीएस्ट गैस जो है वो रेडोन है। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई थी और इस लेक्चर में भी काफ़ी सारी बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप लोग इनको प्रिपेयर करें अच्छी तरह और यकीनन आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। बाकी इन एलिमेंट्स के नेम आप लोग लाजमी याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने अल्कली मेटल्स के आपको नेम बता दिए थे। पहले ऊपर एक गैस है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ठीक है। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है, ये हो गए। फिर थर्ड ए ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें आपके पास आ जाते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, तो आपके पास आ जाते हैं कार्बन फैमिली। तो कार्बन में आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो जर्मेनियम जो है ना, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है और जर्मेनियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली में आपके पास आ जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आ जाता है, एंटीमनी, और उसके बाद बिस्मिथ है। और नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, यहाँ तक। और लास्ट पे आपके पास नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडोन। और ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पे ही है एलिमेंट, ये जो OG जिसका सिंबल है, ठीक है, इसको आप लोग लाजमी देखिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपके पास आ जाते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। यहाँ से मैं बता भी देती हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं
यट्रियम वाई, यट्रियम, और फिर यट्रियम के बाद जिरकोनियम आ जाता है। नेक्स्ट Nb जिसका सिंबल है वो है नियोबियम, और नियोबियम के बाद नेक्स्ट आ जाता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के बाद Tc सिंबल वाला जो एलिमेंट है ये है टेक्नीशियम, ठीक है। और Ru सिंबल रुथनियम, रुथनियम Ru वाला, और Rh वाला जो है वो आपके पास है रोडियम, रोडियम। और Pd सिंबल जो है ये है प्लाडियम, और Ag सिल्वर है, Cd कैडमियम है, और In जो है ये हो गया था थर्ड डे में, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो नेक्स्ट आपके पास लेंथनम आ जाता है यहाँ पे। लेंथनम के बाद आ जाता है हॉफनियम, हॉफनियम के बाद Ta सिंबल वाला आ जाता है टेंटलम, टेंटलम आ जाता है। फिर टंगस्टन आ जाता है, W सिंबल जिसका है टंगस्टन, टंगस्टन को भी बल्ब्स वगैरह में यूज़ किया जाता था पहले। और नेक्स्ट जो है रीनियम, Re सिंबल वाला रीनियम आ जाता है। और OS सिंबल वाला जो है ऑस्मियम है, ऑस्मियम। और Ir सिंबल वाला इरिडियम है। Pt सिंबल वाला जो है प्लैटिनम है। और नेक्स्ट Au गोल्ड है जिसको ऑरम कहते हैं। Hg मरकरी है। और उसके बाद ठीक है ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ना, यहाँ पे फिर F ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं नीचे। तीन सीरीज़ जो हैं वो हम D ब्लॉक की देख लेते हैं, मीन ट्रांजिशन एलिमेंट की। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद फिर आपके पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आ जाते हैं। तो लेंथेनाइड्स में आपके पास आ जाते हैं, लेंथनम को तो हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। फिर सीरियम आ जाता है। सीरियम के बाद जो Pr सिंबल है, Pr वाला प्रीसिडियम, प्रीसिडीमियम, ठीक है, प्रीसिडाइमियम आ जाता है। सीरियम आ जाता है, प्रीसिडाइमियम आ जाता है। Nd जो है Nd नियोडाइनियम आ जाता है। फिर Pm जो है प्रोमिथियम आ जाता है, प्रोमिथियम। और Sm सिंबल जो है ये है स्मायरियम, स्मेरियम। और Eu सिंबल जो है ये है यूरोपियम, यूरोपियम। और Gd सिंबल गोडोलिनियम। और Tb जो है ये है टर्बियम। और Dy सिंबल जिसका है ये है डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम। और HO है आपके पास जी होल्मियम। Er सिंबल वाला है इर्बियम। Tm सिंबल वाला थ्यूलियम है। और उसके बाद Yb सिंबल वाला है यटर्बियम आ जाता है, Yb यटर्बियम। और Lu जो है ये है ल्यूटेटियम। तो ये आपके पास F ब्लॉक में फर्स्ट जो कि लेंथेनाइड्स हैं वो हो गए। फिर एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स में आपके पास जो Pa सिंबल वाला है प्रोटैक्टिनियम आ जाता है, Pa वाला। इसमें पहले आपके पास है थोरियम, ठीक है, थोरियम है, फिर प्रोटैक्टिनियम है, फिर यूरेनियम है। और यूरेनियम के बाद वाले जो है ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जिनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। इसमें आपके पास Np है, Np नेपच्यूनियम है, Pu प्लूटोनियम है, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम है। Am जो है अमेरिकियम है। और नेक्स्ट Cm है, Cm क्यूरियम है, ठीक है। और Bk जो है Bk बेरकेलियम है। और Cf कैलिफोर्नियम है, कैलिफोर्नियम, ठीक है। और Es सिंबल जो है ये है आइंस्टीनियम, आइंस्टीनियम। और Fm सिंबल जो है ये फर्मियम है, फर्मियम। Md मेंडलीवियम है, मेंडलीवियम। और No नोबिलियम है। और Lr जो है वो लॉरेंशियम है। तो ये सारे एलिमेंट्स के नेम हैं। और बाकी जो यहाँ पे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए थे ना ये वाले, इनके नेम लिखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी आपको नेम नज़र आ रहे हैं। और बाकी आप लोग इनको सर्च भी कर सकते हैं, नेट से सर्च करें लाजमी इन एलिमेंट्स को, और जो है ना लाजमी प्रिपेयर करें पूरा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को याद करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आगे अब भी हमने पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर पढ़ने के बाद फिर हमने इंडिविजुअल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करना है। जैसे हम सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम ये वाले एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास फर्स्ट डे और सेकेंड डे वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, मीन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इनके नेम अगर आपको आते होंगे तो पोजीशन भी पीरियोडिक टेबल में पता होगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से जो है वो इनके कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हैं, इनके बारे में फ़ैक्ट्स को याद रख सकते हैं। फिर हम इसी तरह जो है वो चलेंगे आगे और पी ब्लॉक को कवर करेंगे, फिर हम डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कवर करेंगे, फिर हम एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को कवर करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने पढ़ना है, मीन स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको पहले पीरियोडिक टेबल की कुछ सेंस होगी तो फिर आगे जो है आपको मुश्किल नहीं होगी।
वैसे यूजुअली जो है पीरियोडिक टेबल याद नहीं करवाया जाता, लेकिन मुझे ये चीज़ खुद बेटर लगी थी कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे जो है आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं और याद कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल को प्रेफर किया। बाकी कुछ एलिमेंट्स जो स्किप हुए हैं हमसे यहाँ वाले, तो ये आप लोग खुद सर्च कीजिएगा। इसके लिए जो है वो खुद सर्च करके इस पर मज़ीद और मीन के एटॉमिक नंबर के लिहाज से सर्च कर लीजिएगा। और इनको सर्च करने के बाद इनको भी लाजमी अपने पास नोट कर लीजिएगा कि इनके बारे में कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये कब डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए, इनके क्या नेम हैं, क्योंकि मोस्टली जो है इनको स्टडी नहीं किया जाता, बुक्स में हमारी में तो है ही नहीं ये, तो इनको आप लोग लाजमी स्टडी करें। ठीक है, मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं इनको जो है वो इतना ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी करूँगी, आप लोग भी कीजिएगा। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक साइज़ तक पढ़ा था और फिर हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर लिया था। तो आज हम एटॉमिक साइज़ से आगे इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। तो एटॉमिक साइज़ में आपने ग्रुप और पीरियड में याद रखना है कि ग्रुप्स में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम। इसकी वजह क्या होती है वो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, 2 शेल हो गए यहाँ पे, फिर थर्ड पीरियड में 3 शेल हो जाते हैं, फोर्थ पीरियड में 4 हो जाते हैं। तो जैसे जैसे शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है तो साइज़ बढ़ता जाता है। इसके अलावा एक और फैक्टर भी यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है, इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप जो है एक अंधेरे कमरे में दरमियान में एक मोमबत्ती जला के रख दें और उसके बाहर दायरों की शक्ल में जो है वो बच्चों को बिठा दें, मीन के उनके पास बुक्स हों और वो रीडिंग कर रहे हों, तो वो वाला दायरा बच्चों का जो कि मोमबत्ती के बिल्कुल करीब है, जो पहला दायरा है, उन बच्चों तक रोशनी सबसे ज़्यादा पहुँचेगी। फिर दूसरे दायरे वाले जो बच्चे हैं उन तक रोशनी कम पहुँचेगी, तीसरे दायरों वाले तक उससे कम पहुँचेगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेंटर में होता है न्यूक्लियस और बाहर जो है पहला शेल होता है, फिर दूसरा शेल होता है, फिर तीसरा शेल होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन के जो पहले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये शील्ड कर लेते हैं न्यूक्लियस को, मीन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक इतना ज़्यादा नहीं पहुँचने देते। मीन के यहाँ पर अगर हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर टोटल अगर 10 प्रोटॉन हैं तो 10 प्रोटॉन की अट्रैक्शन नहीं पहुँचेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। हो सकता है कि जस्ट 2-3 प्रोटॉन के बराबर ही अट्रैक्शन पहुँच रही हो। तो इस वजह से ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मज़ीद दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा असर में नहीं होते न्यूक्लियस के। तो साइज़ जो है वो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होने की वजह से इंक्रीज़ होता जाता है। पीरियड में बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम, तो पीरियड में साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है। और ग्रुप्स में ये भी आपको पहले बता दिया था मैंने, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती हैं ग्रुप में डाउन द ग्रुप, और पीरियड में ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं। क्यों इंक्रीज़ करते हैं ये आप लोग पहले से जानते हैं। और ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है, ये मैंने आपको पहले बताया। और जो पीरियड में होता है ना शील्डिंग इफेक्ट, वो तकरीबन कांस्टेंट रहता है। और नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो ग्रुप्स में इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन पीरियड में नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करते। और एटॉमिक साइज़ को हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। 1 पिकोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर के। ठीक है, PM यहाँ पर पिकोमीटर। और इसके अलावा एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है वो एटॉमिक साइज़ को मेजर किया जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, मीन के आखिरी शेल तक जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है, तो उसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहेंगे। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को EAN से शो करेंगे। और इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एक्चुअल एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा। ठीक है, सिग्मा यहाँ पे क्या है, रिडक्शन इन चार्ज है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि 10 में से जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन की चार्ज ही पहुँच रहा हो वैलेंस शेल तक, तो रिडक्शन ऑफ चार्ज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। तो जी एक्चुअल माइनस रिडक्शन इन चार्ज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ये आपके पास फार्मूला है जिससे आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का साइज़ के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना कम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं इसे। और स्लेटर रूल के ज़रिए जो है हम जी इफेक्टिव को फाइंड कर सकते हैं। और इसमें जो है जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस सिग्मा होता है। पहले आप सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक फार्मूला लगना है। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0.35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल। मीन आपके पास कोई एलिमेंट है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक एलिमेंट X है और इसके जो है वो टोटल आपके पास लेट्स सपोज के 1s2 और 2s2 और फिर 2p1, इसके जो है ये टोटल ये इलेक्ट्रॉन, ये 2p2 कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये इसके टोटल इलेक्ट्रॉन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज जो है वो पहुंच रहा है। इन दो में से, जो p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उन दो में से एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कितना चार्ज पहुँच रहा है, उसके लिए आप जी इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करें। तो उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि p ऑर्बिटल में मौजूद था, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने पहले सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इस एग्जाम्पल
एग्जांपल को अपने माइंड में रखें। 0.35 को आप मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। nth शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल जो है वो nth शेल आपके पास सेकंड शेल है, मीन के s और p दो ऑर्बिटल हैं उसके अंदर, ठीक है, दो सब शेल्स हैं और इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में 2, टोटल 4 हैं, ठीक है। एक पे तो हमने एक के लिए तो हमने जी इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टोटल बाकी कितने बच गए, रिमेनिंग कितने, 3 है। तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, 0.35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0.85 फार्मूले वाला आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इन n-1 मीन के जो मेन शेल है उससे पिछला शेल जो है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85 से और फिर प्लस करेंगे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसके तो कोई इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो फिर आप इसमें कुछ प्लस नहीं करेंगे, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो सिग्मा का आएगा। फिर इस जो एटम था हमारे पास, जो भी हमने सपोज किया था, एक्स एटम हमने सपोज किया था, तो इस एक्स एटम के अंदर जो है टोटल हमने जी इफेक्टिव फाइंड करने के लिए आप जी में से सिग्मा को माइनस करेंगे, तो जी आपके पास क्या था, जी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके 2 2 4 2 6 6 में से आप वो वाली वैल्यू फाइंड कर माइनस कर लेंगे जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेशन से की थी, तो फिर आपके पास जी इफेक्टिव आ जाएगा उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि पी ऑर्बिटल में मौजूद था। जैसे आप कॉपर की एग्जांपल लें कि कॉपर 29, इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। अब इसमें जो है सिग्मा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे फॉर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 4s ऑर्बिटल। 4s में जो प्रेजेंट है कैन बी कैलकुलेटेड एज सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी सिग्मा और 0.35 को मल्टीप्लाई हमने किससे किया, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो इसमें 4s में टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग है ही नहीं, तो 0.35 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0.85 फार्मूले वाला और बाकी जो इससे पिछला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, 6 जो है वो p में है, 2 जो है वो s में है, तो 10 और 6 16 और 2 18 हो गए, तो 18 से इसको ज़रब देंगे जमा 10 जो बाकी बच गए हैं, इसमें इनमें कितने बच गए हैं, 6 2 8 और 2 10, तो 10 जमा कर देंगे, तो टोटल जो है आप कैलकुलेशन के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 25.3। अब आप फार्मूले में सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस सिग्मा, तो जी 29 था, मीन कॉपर का जो एटॉमिक नंबर था, माइनस सिग्मा की वैल्यू 25.3 आ गई और आपके पास 3.7 आंसर आ जाएगा। 3.7 आंसर आया, क्या मतलब है इसका, इट मीन्स दैट आउट ऑफ 29 प्रोटॉन्स ओनली 3.7 इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट 3.7 प्रोटॉन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल। ठीक है, समझ आ गई होगी अब आप लोगों को। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हम जो है वो एक ऑर्डर देखते हैं डिफरेंट तरह के रेडियाई का। तो सबसे बड़ा रेडियस जो होता है वो वैन डर वाल्स रेडियस होता है, ठीक है, इनकी डेफिनेशन में और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होता है, फिर मेटालिक रेडियस होता है, फिर आयनाइनिक रेडियस होता है, फिर कोवेलेंट रेडियस होता है और कैटाइनिक रेडियस सबसे कम होता है। और वैसे आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि जो न्यूट्रल एटम होता है ना, लेट्स सपोज मैं उसे एक्स लिख दूँ, न्यूट्रल एटम से हमेशा साइज़ जो है वो कम होता है कैटाइन का, एक्स पॉजिटिव कह दें, और एनाइन का साइज़ हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, ये याद रखना है। ये एक्स आपके पास न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल एटम से कैटाइन का साइज़ हमेशा छोटा होता है और एनाइन का साइज़ हमेशा बड़ा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मीन ऐसी स्पीशीज़ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों, एक जितने हों। तो इसमें मैंने यहाँ पे जो है वो एक ट्रेंड इनका जो है एक ऑर्डर लिखा है, तो आपने याद रखना है कि जो एनाइंस होते हैं, एनाइंस को अगर आपस में कंपेयर करना हो तो वो वाला एनाइन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उसका साइज़ सबसे बड़ा होगा। जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से दोनों को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का साइज़ सबसे बड़ा होगा। दूसरे नंबर पर ये वाला एनाइन आएगा जिसका चार्ज उससे कम था, फिर न्यूट्रल एटम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैटाइंस को आपस में कंपेयर करेंगे तो कैटाइन में सबसे बड़ा साइज़ उस कैटाइन का होगा जिसके ऊपर चार्ज सबसे कम है। Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव चार्ज है, Mg2 पॉजिटिव उससे कम साइज़, और फिर जो है Al+3 यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो उसका साइज़ सबसे कम होगा। कैटाइन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज उसका साइज़ उतना कम, एनाइन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज उसका साइज़ उतना बड़ा होगा, ठीक है। और इन सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ थी, साइज़ का जी के साथ जो है इन्वर्स रिलेशन होता है। उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि चाहिए होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में से रिमूव करने के लिए। किस चीज़ के वैलेंस शेल में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से रिमूव करने के लिए। इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको किलो जूल पर मोल के यूनिट में मेजर किया जाता है। और मेटल्स की बात करते हैं, तो मेटल्स के केस में आयनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, नॉन मेटल्स के केस में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है इंक्रीज़ करती है, ठीक है।
बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर आपस में कंपेयर करें तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करते हैं, तो मेटल्स के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बेहद आसान होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, तो इस वजह से उनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ती है। तो इस वजह से नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। ग्रुप्स में बात करें तो डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि साइज़ बड़ा होता जाता है तो न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं रहता वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है। लेकिन पीरियड्स में बात करते हैं तो लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो पीरियड में जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, जिसे आप एक्सेप्शन कह लें कि सेकंड बी वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी, वैसे तो हम पीरियड में बात कर रहे हैं ना कि फर्स्ट ए जो है उसके सबसे कम होगी वैल्यू आयनाइजेशन एनर्जी की, सेकंड ए वालों की उससे ज़्यादा होनी चाहिए, थर्ड ए वालों की उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो मीन कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड होना चाहिए था ना वो इस तरह होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो है एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन क्या आती है आपके पास? एक्सेप्शन ये आती है कि यहाँ पर जो आपके पास जी आती है एक्सेप्शन, वो ये कि जो सेकंड ए वाले हैं ना एलिमेंट, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है थर्ड ए वालों से। इसकी वजह ये है कि जो सेकंड ए वाले हैं उनका एस ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये स्टेबल होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाले एलिमेंट जो हैं वो उनका इलेक्ट्रॉन निकालना वहाँ से मुश्किल होता है। थर्ड ए वाले की बात करें तो उसमें NS2 और NP1 होता है, तो यहाँ से P में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो थर्ड ए वालों की इसी वजह से कम होती है। और फिफ्थ ए और सिक्स ए वालों की बात करें तो फिफ्थ ए वालों की ज़्यादा होती है और सिक्स ए वालों की कम होती है। फिफ्थ ए वालों के NS2 और NP3 होगी इसकी कन्फिग्रेशन, और सिक्स ए वालों की जो है वो NS2 होगी और NP4 होगी, ठीक है। तो P3 का क्या मतलब है कि P के जो है वो 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो PX PY PZ, और उन तीनों में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये मुकम्मल तौर पे हाफ फील्ड है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इस केस में P4 के केस में जो है वो डबल हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन हो जाती है। रिपल्जन की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है। इस वजह से फिफ्थ ए वालों की ज़्यादा होती है और सिक्स ए वालों की कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी का न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा किसी एटम का, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना मुश्किल होगा। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ शेल्स कह सकते हैं आप, कि जितने ज़्यादा शेल्स होंगे किसी एटम के उतना ही ईजी होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, मीन के शेल्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से। आयनाइजेशन एनर्जी का साइज़ के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जितना बड़ा साइज़ होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ईजी होगा। इसके अलावा S P D और F ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने की अगर बात करें तो S में से निकालना जो है वो सबसे मुश्किल है, फिर P में से, फिर D में से और फिर F में से। मीन F में से निकालना सबसे आसान है, क्योंकि ये ऑर्बिटल जो है इनकी शेप ऐसी होती जाती है कि कॉम्प्लेक्स शेप हो जाती है, तो फिर वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं किस्म के, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है F D में से एज़ कम्पेयर टू S and P। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी में मज़ीद बात करें तो फील्ड ऑर्बिटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर हाफ फील्ड वालों की उससे कम, और फिर बाकियों की जो है उनसे कम होती है। फिर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात करें तो इंक्रीज़ करती है विद पॉजिटिव चार्ज। एंड इसमें फिर आप लोग एग्जांपल देख लें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की, तो ये आपके पास ट्रेंड होगा CO2 पॉजिटिव आयन की सबसे ज़्यादा, फिर K पॉजिटिव की, फिर Cl नेगेटिव की उससे कम, फिर S2 नेगेटिव की सबसे कम। तो ये साइज़ के साथ भी मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि साइज़ के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, जिसका साइज़ जितना बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो ऊपर हमने जो ट्रेंड देखा था वो साइज़ का था, मीन के नेगेटिव आयन का साइज़ सबसे बड़ा होता है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो, तो इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा सल्फाइड आयन का, तो इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। उससे कम साइज़ इसका, फिर उससे कम साइज़, फिर उससे कम साइज़। तो जिसका साइज़ जितना कम होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने ज़्यादा क्लोज होंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी उन पे, होल्ड ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ कैटाइंस, ठीक है। और वो कैटाइन जिनके ऊपर चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज। 2A की बात करें सेकेंड ए ग्रुप वाले एलिमेंट्स के, तो इनका फील्ड S ऑर्बिटल होता है, पहले आपको बता दिया। फिफ्थ ए वालों का हाफ फील्ड P ऑर्बिटल होता है, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और फिर फर्स्ट आयनाइजेशन
आयनाइजेशन एनर्जी, मीन के किसी एलिमेंट्स में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लेट्स सपोज एक एलिमेंट है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, वो पॉजिटिव आयन में चेंज हुआ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। अब ये इसकी यहाँ पे जितनी एनर्जी हमने लगाई होगी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आपके पास कैटाइन बन गया ना, इसका एक्स पॉजिटिव, ठीक है, इसमें से अब मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा कि अब हमें जो है वो X2 पॉजिटिव कैटाइन बनाने के लिए आपको यहाँ पे मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा। तो यहाँ पे जो X2 पॉजिटिव कैटाइन बनाया उसमें जो एनर्जी लगी इसको बनाने के लिए, उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि पहले न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी था एज़ कम्पेयर टू कैटाइन। कैटाइन से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस ख़राब हो जाता है। पहले न्यूट्रल एटम में बात करें तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, लेकिन अब हम कैटाइन में बात करते हैं तो कैटाइन में एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है, मीन के एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था ना, तो अब प्रोटॉन की तादाद जो है वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत एक ज़्यादा हो गई है। तो प्रोटॉन ज़्यादा स्ट्रांगली रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से वहाँ पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा और मज़ीद X2 पॉजिटिव कैटाइन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इस एलिमेंट के लिए वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी और वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और ज़्यादा होगी तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म एनाइन, ठीक है। ये उसके उलट हो जाएगा। उलट किस तरह हो जाएगा कि वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे तो कैटाइन बनता था और हमें एनर्जी वहाँ पे देनी पड़ती थी, लगानी पड़ती थी, एंडोथर्मिक प्रोसेस था। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इवॉल्व भी हो सकती है एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू यूजुअली जो है वो नेगेटिव होती है और फिर हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यूज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ऑल अदर पॉजिटिव होती हैं और ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो डिक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू और पीरियड्स में इंक्रीज़ होती है। ये सेम ट्रेंड हो गया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, न्यूक्लियर चार्ज के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और सेकंड ए और फिफ्थ ए की बात करें और एट्थ ए की, इन तीनों की, तो इनकी कम होती हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ क्योंकि इनमें फील्ड एस और पी ऑर्बिटल्स होते हैं। और एट्थ ए में आप बात करें तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, मीन के जो नोबल गैसेज हैं। और क्लोरीन की ज़्यादा, ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लाजमी याद किया करें, क्लोरीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्यों? बिकॉज साइज ऑफ द फ्लोरीन इज स्मॉल एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज एंड डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। फ्लोरीन का चार्ज जो है वो साइज़ जो है वो बहुत कम होता है, तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो एफ नेगेटिव आयन बन जाएगा और क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Cl नेगेटिव आयन बनेगा। तो एफ नेगेटिव आयन जो है इसका साइज़ बहुत कम होगा, तो इस इतने कम साइज़ के लिए चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करना, बैलेंस करना डिफिकल्ट होता है, तो इस वजह से क्लोरीन की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद जी बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको हम डिफाइन करते हैं, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। किसी भी एटम की एबिलिटी होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और हम ग्रुप में बात करते हैं तो ये डिक्रीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पीरियड में इंक्रीज़ होती है, लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जी इफेक्टिव के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, साइज़ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तकरीबन सेम ट्रेंड्स थे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टोटली ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी, ठीक है। मेटल्स जो हैं उनकी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू और नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। मीन के दोनों के लिए फिर उलट कर देंगे कि मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है और नॉन मेटल्स के लिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू कम होती है। मुलिकन जो थे उन्होंने कहा था हमें कि अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का एवरेज ले लें तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आ जाती है किसी भी एलिमेंट के लिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में बात करें तो sp ऑर्बिटल जो हैं उनकी ऐसे एलिमेंट्स जिन्होंने बॉन्ड sp ऑर्बिटल्स के थ्रू बनाए हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर sp2 वालों की, फिर sp3 वालों की। यहाँ पे हम बेसिकली एस करैक्टर की बात करें, sp ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें 50% एस करैक्टर होता है, sp2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनमें आपके पास 33.3% होता है और
ठीक है। और sp3 ऑर्बिटल में एस करैक्टर जो होता है वो 25% होता है। तो जहाँ पे एस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम ऑर्बिटल्स में बात करें तो sp-df, तो इस तरह ऑर्डर होगा, एस की सबसे ज़्यादा, फिर p, फिर d और फिर f। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ये दो केसेस भी याद रखें। जैसे हम Fe3 पॉजिटिव आयन की बात करें तो उसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, मीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वैल्यू एबिलिटी जो है, और F2 पॉजिटिव की कम होगी। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम H नेगेटिव और H पॉजिटिव को कंपेयर करें तो H नेगेटिव को क्या ज़रूरत है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, तो H पॉजिटिव को ही ज़रूरत होगी ना। तो इसका इन्वर्स रिलेशन था, मीन कि H पॉजिटिव की ज़्यादा होगी, H नेगेटिव की कम होगी। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जितना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी स्पीशी का, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है। ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं, किसके लिए, बाकी सब एलिमेंट के लिए, लेकिन 7th और 8th के बात हम करते हैं। तो हमारे पास 7th एंड 8th टॉप टू बॉटम इनकी इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़, क्योंकि इन ये जो है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में फिर फैक्टर एक और इन्वॉल्व हो जाता है पोलराइजेबिलिटी का, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस डाउन द ग्रुप इनकी स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। तो इस वजह से जो है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हेलोजेंस की बात करें तो वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। डाउन द ग्रुप उनका साइज़ बड़ा होता जाता है, जितना बड़ा साइज़ होता जाएगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे, और उतने ही ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे डाउन द ग्रुप। पीरियड में बात करते हैं तो पीरियड में इंक्रीज होती है अप टू 4th और देन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्यों पीरियड में 4th तक इंक्रीज होती है, क्योंकि फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं ना वो एक बॉन्ड बनाते हैं, उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड वाले जो हैं वो 2 बॉन्ड बनाते हैं, उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड वाले जो हैं वो 3 बॉन्ड बनाते हैं। मीन के बॉन्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो 4th तक मैक्सिमम है। फोर्थ वाले 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वो 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग के लिए। यहाँ तक इंक्रीज हो गई। 5th वालों की बात करें तो उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, तो वो 3 बॉन्ड बनाते हैं। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होना शुरू हो गए। 5वें ग्रुप वाले जो है वो मीन जो हम 15 ग्रुप कहेंगे वो 3 बॉन्ड बनाते हैं। फिर ऑक्सीजन फैमिली वाले जो है वो 2 बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन वाले मीन हैलोजेंस जो है वो 1 बॉन्ड बनाते हैं। तो आगे जो है उनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होने लग गए हैं, तो इस वजह से जो है उनकी फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो है आगे कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर मेटालिक करैक्टर की बात करते हैं तो मेटालिक करैक्टर होता है टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आइन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स विच डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेसिस, जैसे Na2O प्लस H2O इज चेंज इनटू 2NaOH। अच्छा, मेटालिक करैक्टर का मतलब है टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो एलिमेंट उतना ही ज़्यादा मेटालिक होगा। ग्रुप्स में बात करें तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है और पीरियड में जो है वो डिक्रीज करता है। रीज़न आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मेटालिक करैक्टर का साइज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ से रीज़न आपको समझ आ जाएगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होती है, पेरेंट चार्ज होता है ऑन एन इन अ कंपाउंड, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वैलेंस शेल। ठीक है, 2 बातों पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले ग्रुप्स की बात करते हैं हम, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों की सेम होती है ऑक्सीडेशन स्टेट एज देयर ग्रुप नंबर। जैसे फर्स्ट ईयर वालों की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, सेकंड ईयर वालों की +2 है। ग्रुप नंबर जो उनका है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। 5th ईयर वालों की बात करते हैं तो या तो उनका ग्रुप नंबर की इक्वल होती है या फिर वैकेंसीज इन द ग्रुप नंबर, जैसे +3 एंड +5। 5th वाले हैं ना तो इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो +5 भी होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और 3 वैकेंसीज हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो +3 भी होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास 6 वाले आ गए, तो इनकी सेम एज 5th मीन के इनकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ वैकेंसीज की इक्वल होगी, +6 भी होगी और +2 भी होगी। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है। 7th वालों की बात करें तो -1 वैकेंसी के इक्वल होती है, 8th वालों की 0, इसी वजह से नोबल गैसेस को 0 ग्रुप एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरली जो है वो उनकी ग्रुप नंबर की इक्वल होती है, जैसे कॉपर की 1 है, जिंक की 2 है, वेनेडियम की 5 है, और इसके अलावा क्रोमियम जो है उसकी 6 है, मैंगनीज़ की 7 है। ठीक है, और मोस्टली जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, और ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, और इसकी रीज़न ये होती है कि इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके बाद डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड जो है ये नॉन
कंडक्टर है। ये दोनों कार्बन की फॉर्म्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। डायमंड नॉन कंडक्टर है और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। ये वाहिद गुड कंडक्टर है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और टोटल जो है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली मूव करता है पैरेलल टू लेयर्स। तो इस वजह से जो है वहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसके लेयर्स के पैरेलल 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। हर कार्बन आइटम का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वहाँ पे जो है वो कंडक्शन ईजिली हो जाती है। फर्स्ट बी की बात करें तो फर्स्ट बी वाले जो एलिमेंट हैं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वगैरह हैं, ये एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं और इनको कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द आयंस डिसॉल्व इन वाटर टू गिव इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। जब किसी भी आयंस कोई भी हमारे पास स्पीशी है उसके 1 मोल आयंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ से जितनी एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए हम बात करें तो H पॉजिटिव प्लस H2 चेंज इनटू H3O पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू वो -1075 किलो जूल पर मोल है। ये हाइड्रोजन आयन के लिए 1 मोल के लिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है। हाइड्रेशन एनर्जी का चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मीन चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है। हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करती है, अलॉन्ग द पीरियड जो है नहीं डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी और अलॉन्ग द पीरियड जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है क्योंकि साइज के साथ इनवर्स रिलेशन है और चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस वजह से ये ट्रेंड आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएगा साइज और चार्ज के लिहाज से। उसके बाद हम कंपाउंड्स की बात करेंगे, पीरियोडिक रिलेशंस देखेंगे। हैलाइड्स की बात करें तो हैलाइड्स जो है ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हैलोजेंस के विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह के बाकी एलिमेंट्स के साथ जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं, मीन ऐसे कंपाउंड जिनमें एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा और कोई एक किसी और एलिमेंट का एटम, एक कह सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं मीन, लेकिन मेन जो है वो 2 ही एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। एटम्स की तादाद वहाँ पे चेंज हो सकती है, एक से ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, तो इनको हैलाइड्स कहेंगे। हैलाइड में आयनिक करैक्टर की बात करें तो फ्लोराइड्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आयनिक होते हैं, फिर क्लोराइड उससे कम, ब्रोमाइड उससे कम और आयोडाइड सबसे कम आयनिक करैक्टर के होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम फ्लोराइड की बात करें तो इसका आयनिक करैक्टर मैक्सिमम है। एल्यूमिनियम आयोडाइड की बात करें तो इसका कोवैलेंट करैक्टर इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। फ्लोराइड से आयोडाइड तक डाउन द ग्रुप जाते जाते जो है वो आयनिक से कोवैलेंट करैक्टर चेंज हो जाता है। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1290 डिग्री सेल्सियस और एल्यूमिनियम आयोडाइड का होता है 198 डिग्री सेल्सियस। तो आयनिक जो होते हैं हमारे पास आयनिक हैलाइड्स, उनमें जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो उनका स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होता है, तो इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। पीरियड में बात करते हैं तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज़ करता है और कोवैलेंट करैक्टर इंक्रीज़ करता है। लेफ्ट टू राइट ग्रुप में बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जो है वो आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है और कोवैलेंट करैक्टर डिक्रीज़ करता है। तो इन दोनों का ट्रेंड जो है वो उलट है ग्रुप्स और पीरियड्स का, ये याद रखिएगा। उसके बाद बेरिलियम, गैलियम और एल्यूमिनियम जो है ये पॉलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड्स मीन कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक और कोवैलेंट के दरमियान में होंगी। इनके लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, चेन लेटिस वगैरह टाइप इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर आयनिक हैलाइड की बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट से भी देख लिया था एल्यूमिनियम फ्लोराइड के। और कोवैलेंट हैलाइड जो होते हैं ये गैसेज या लिक्विड की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पॉलीमेरिक हैलाइड जो होते हैं ये चेन लेयर या लेटिस की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम लेड क्लोराइड और लेड PbCl2 और PbCl4 को अगर हम जो है कंपेयर करें तो PbCl2 जो है ये आयनिक है और PbCl4 जो है ये कोवैलेंट है। इसमें आप जो है आपके पास जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लेड की कम है +2 है वो आयनिक है और जहाँ पे +4 है वो कोवैलेंट है। इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, हम कहेंगे कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन इंक्रीजेज एबिलिटी टू पोलराइज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो इंक्रीजेज कोवैलेंट करैक्टर, ठीक है। ये फजान्स रूल है जिसको हम BSc में मज़ीद बेहतर तरीके से समझेंगे। फ़िलहाल आपने इसको यहीं तक अंडरस्टैंड कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं कोवैलेंट हैलाइड्स की, तो PCl3 S2Cl2 ये लेस पोलर हैं देन SiCl4 जो है ये क्यों ज़्यादा पोलर है, क्योंकि इसमें जो सिंगल मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है और इसमें हर बॉन्ड जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। SiCl4 का टोटल जो 4 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स की बात करें तो ये बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोजन के विद अदर एलिमेंट्स, और इनमें आयनिक हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की बात करें ना तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन होती है 2.1 और आयनिक हैलाइड जो होते हैं उनमें H-
की फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, हाइड्राइड की फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है अगर 1.8 से ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, तो फिर जो है वहाँ पे आयनिक हाइड्राइड्स बनते हैं जो फर्स्ट ए वाले मेंबर्स हैं जो अल्कली मेटल्स हैं वो एंड हैवियर मेंबर्स ऑफ द सेकंड ए, और सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो लोअर मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में रहते हैं और इनके ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके, जैसे NaH है जिसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NaOH बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कोवेलेंट हैलाइड्स की बात करें तो ये नॉन मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट हैलाइड्स होते हैं, जैसे 3rd A to 7th A वाले एलिमेंट्स हैं और ये गैसेस या वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं इनमें, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ याद कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरमीडिएट हैलाइड्स में बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह के हैलाइड्स आ जाते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इनका और इनकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट। और पीरियड्स में बात करें तो आयनिक करैक्टर डिक्रीज करता है, कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज करता है, सो स्टेबिलिटी ऑफ द कोवेलेंट हाइड्राइड इंक्रीजेस, कोवेलेंट हाइड्राइड की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, जैसे HF और वाटर की बात करें इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आ जाता है, एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे हाइड्राइड्स ऑफ फ्लोरीन आर मच स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द TL, PB एंड BI। अब हमने इन एलिमेंट्स को स्टडी तो किया, लेकिन अब आपको पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन याद होगी ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये बात, तभी मैंने आपको पहले पीरियोडिक टेबल समझा दिया। ऑक्साइड्स की बात करें तो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के विद अदर एलिमेंट्स, आयनिक करैक्टर डिक्रीजेज इन पीरियड एंड इंक्रीजेज इन ग्रुप, इनका आयनिक करैक्टर पीरियड में डिक्रीज करेगा, ग्रुप में इंक्रीज करेगा। मेटल ऑक्साइड्स की बात करें जैसे Na2O है, इनको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये बेसिस बनाते हैं जैसे हमने पीछे भी देखा था। और इसके अलावा नॉन मेटल ऑक्साइड की बात करें तो ये वाटर में डिजॉल्व करने से एसिड बनाते हैं, मीन के एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करें बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Bi2O3 बिस्मथ ऑक्साइड, ये जो है ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इनको याद कर लें। बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है इनकी। दीज एक्ट एज, अच्छा जी ये जो आपके पास है ना जो एम्फोटेरिक हैं इनके बारे में मैंने लिखा है कि दीज एक्ट एज एसिड्स टुवार्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड बेसिस टुवार्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। उसके बाद हमने बात की थी कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप में बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की तो इंक्रीज़ करती है टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम जैसे आपके पास जो है वो टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सबसे नीचे वाला एलिमेंट है, तो इसकी सबसे ज़्यादा इसका जो ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है, उससे कम उससे ऊपर वाला, उससे कम उससे ऊपर वाला, उससे कम उससे ऊपर वाला और सबसे ऊपर वाला सबसे कम बेसिक नेचर का होगा। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी जो है वो इनकी इंक्रीज़ करती है। और लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ट्रांजिशन मेटल्स के लिए जो है ये चीज़ उलट हो जाती है, डाउन द ग्रुप इनकी बेसिसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो उनकी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा, एक्सेप्शंस जो होती हैं वो पेपर में अक्सर आ जाती हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज एसिडिटी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एसिडिटी होगी, याद रखिएगा। जैसे आप बात करें ClO4, ClO3, ClO2 एंड ClO, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिहाज से भी याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं, लेकिन रीज़न आप इसमें ये बताएंगे कि सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी उस ऑक्साइड की, या फिर आप ये देख लें कि जितने ऑक्सीजन एटम ज़्यादा हैं किसी कंपाउंड में उतनी ही उस ऑक्साइड की एसिडिटी ज़्यादा है। ClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक, ClO3 उससे कम, ClO2 उससे कम और ClO सबसे कम। उसके बाद हम Mn2O7, MnO2, Mn2O3 एंड MnO की बात करें तो इसमें भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर लें, Mn2O7, MnO2, Mn2O3 एंड MnO, इनका ये ऑर्डर है। या फिर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम की जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए एक्सेप्ट बेरिलियम आर बेसिक। फर्स्ट ए और सेकंड ए के ऑक्साइड सारे बेसिक हैं सिवाय बेरिलियम के, ठीक है। और इनमें जो है वो कैटाइन, इनमें सॉरी जो ऑक्सीजन है वो O2 नेगेटिव के फॉर्म में पाया जाता है, इसकी हाई अफिनिटी होती है फॉर वाटर और ये इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव आयन बनाएगा, तो इस वजह से इनके बेसिक सोल्यूशन बनते हैं। जैसे O2 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके OH नेगेटिव आयन बनाएगा। एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं और जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो साल्ट्स बनाते हैं। जैसे आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है Na2O और बेसिक ऑक्साइड जो है वो SO3 है। नहीं, यहाँ पे उलट हो गया, एसिडिक ऑक्साइड आपके पास है SO3 और बेसिक ऑक्साइड आपके पास Na2O है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 यानी कि साल्ट बनाएंगे। फिर हम बात करते हैं पीरियड में, तो बेसिसिटी डिक्रीज़ करती है और एसिडिटी इंक्रीज़ करती है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो पीरियड के बिल्कुल स्टार्ट में सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ठीक है। और
फिर उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फिर बेसिक है, ये एलुमिना जो है ये एम्फोटेरिक है, और सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ये वीकली एसिडिक है, और फॉस्फोरस का ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है। फिर सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रांगली एसिडिक है, और क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर होती है इसकी। तो पीरियड में हम बात करते हैं तो यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज़ करती है पीरियड में लेफ्ट टू राइट, और बेसिसिटी डिक्रीज़ करती जाएगी। फिर हम फायर वर्क के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने कलर याद करने हैं। फायर वर्क जो है ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी चाइना ने, और इसको जो है एक्सपर्ट लोग ही यूज़ कर सकते हैं। मेटल साल्ट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, स्पेशली नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स वगैरह, ठीक है। और इसमें साल्ट्स जो यूज़ होते हैं उनके में अगर कलर देखें तो सोडियम मेटल के साल्ट जो हैं वो येलो कलर देते हैं, कैल्शियम के रेड, स्ट्रॉन्शियम के स्कारलेट कलर देते हैं, बेरियम के ग्रीन, और कॉपर के ब्लूइश ग्रीन कलर देते हैं। तो ये कलर अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद जी हाउ टू फाइंड ब्लॉक्स, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब हमें अगर कोई एलिमेंट बता दिया जाए तो हम उसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं, पीरियड नंबर बता सकते हैं, और ये बता सकते हैं कि वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो उसके लिए जो है हमें कुछ बातें याद करनी होंगी। ब्लॉक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक को फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। किसी भी एलिमेंट के अगर हमने ब्लॉक को फाइंड करना है तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन की बात करें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर मौजूद है, एस ऑर्बिटल में मौजूद है, तो एस जो है उसका ब्लॉक है। सोडियम की बात करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में मौजूद है, ये भी एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। फ्लोरीन की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में मौजूद हैं, तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। कॉपर की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मौजूद हैं, तो ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो इस तरह से जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख के और ब्लॉक बता सकते हैं। ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स फाइंड करना हो हमने किसी एलिमेंट के लिए, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हम ग्रुप को किस तरह फाइंड करेंगे, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से, यानी कि फर्स्ट ए से, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी हमने देखा था कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करेगा, यानी कि 1A से बिलोंग करेगा। बेरिलियम की बात करते हैं, बेरिलियम के आखिरी शेल में 1s2 और 2s2, तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा, यानी 2A से बिलोंग करेगा। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप किस तरह से फाइंड करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 जमा करेंगे तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे पहले लिख लेंगे, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देखें तो इसका थर्ड वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7 हैं, तो 7 में आप 10 को जमा कर दें अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो 17 आ जाता है, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 17 है। इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस ऑर्बिटल प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन एन एस में प्रेजेंट है, मीन आखिरी शेल के एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और आखिरी से पिछले शेल के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, उन दोनों को जमा कर दें। आप कॉपर की बात करें तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस आखिरी से पिछला शेल जो है वो 3 आखिरी से पिछले वाले डी में, तो डी में 10 है, तो 10 + 1 = 11, तो इसका ग्रुप नंबर जो है वो 11 है। इसके अलावा आयरन की बात करते हैं तो आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये वाली है, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आखिरी से पिछला n-1 डी जो है उसका 3d है, तो 3d में 6 हैं, तो 2 + 6 = 8, तो ये 8th ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमेशा जो ग्रुप नंबर है वो 3 होता है एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको फिर अलग से निकाल के रख लिया जाता है ना, इस वजह से इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। पीरियड्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल, तो जो भी आखिरी शेल होता है वही पीरियड नंबर होता है। जैसे कॉपर की कन्फिग्रेशन हमने ऊपर लिखी हुई है ना, तो इसका आखिरी शेल कौन सा है, 4 है आखिरी शेल, ठीक है, तो आखिरी शेल इसका 4 है, तो इसका 4th पीरियड है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का आखिरी शेल जो होता है वो 3rd है, तो ये 3rd पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये पीरियड मालूम करना तो सबसे आसान है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उसका आखिरी शेल होता ही 1 है, तो वो 1st पीरियड से बिलोंग करता है, और इसी तरह बाकियों के भी आप लोग खुद भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करनी भी आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे यहाँ पे हमने लिखी हुई है, यकीनन आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होगा कि किस तरह से फाइंड करते हैं, थोड़ी सी मैं बता भी देती हूँ। अच्छा जी, किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है एक ट्रिक से लिखेंगे, आप लिखेंगे स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक
स्कूल यानी कि SS, फिर PS दो बार, फिर स्कूल पब्लिक स्कूल और फिर जो है डिविजनल पब्लिक स्कूल, इसको भी दो बार कर लेंगे, डिविजनल पब्लिक स्कूल। और उसके बाद आप लिखेंगे फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और फिर आप दोबारा लिखेंगे फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद ना फिर आप इसको नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करेंगे तो आप ये पहले एस वालों को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 S5 और फिर एस वाला 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया और फिर ये वाला 8 हो गया। ठीक है, एस की नंबरिंग आपने 1 से स्टार्ट की थी ना, अब नेक्स्ट की नंबरिंग आप 2 से स्टार्ट करेंगे। पी वालों की 2 3 4 और फिर पी वाला आ जाता है 5, फिर पी आपके पास आ जाता है 6, फिर पी 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ठीक है। फिर आप डी वालों की नंबरिंग करेंगे। अब पी की नंबरिंग आपने 2 से स्टार्ट की थी तो आप डी की नंबरिंग को 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 और फिर नेक्स्ट डी जो है वो 4 हो जाएगा, नेक्स्ट डी 5 हो जाएगा, नेक्स्ट डी 6 हो जाएगा, इस तरह। फिर एफ़ वालों की नंबरिंग करेंगे तो एफ़ वालों की आप नंबरिंग करेंगे तो इसको आपने 3 से स्टार्ट किया था तो एफ़ को आप 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 और फिर नेक्स्ट एफ़ जो है ये 5 हो जाएगा। अब इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए। आपको पता है कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो सारे एस ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये 2 और 2 2 और फिर 2, जहाँ जहाँ एस लिखे हुए हैं ना उनके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। जहाँ पी लिखे हुए हैं वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें और जहाँ पे डी लिखे हुए हैं वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें और जहाँ पे एफ़ लिखा हुआ है वहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। तो इस तरह से ये आपके पास जो ऑर्डर आ जाता है ना, जैसे अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है कौन से की और कौन से की कम है, तो ये सीक्वेंस जो है बिल्कुल ठीक है। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये एनर्जी किस तरह होगी। 1s की सबसे कम, 2s की उससे ज़्यादा, फिर 2p की उससे ज़्यादा, 3s की उससे ज़्यादा। तो ये एनर्जी का सीक्वेंस भी बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये सॉरी यहाँ पे नहीं आना था, अच्छा जी, 3d फिर 4p फिर 5s और फिर 5s के बाद जो है 4d आ जाएगा और इस तरह ये इनका इंक्रीजिंग एनर्जी का सीक्वेंस भी आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिखनी आपको आ जाएगी। तो एंड पे अब आपको मैं बता देती हूँ कि इस चैप्टर के पास्ट पेपर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो देख लेते हैं और फिर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन पे आपको पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। इनको मैं रीड कर देती हूँ, एक बार आप लोग अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास फर्स्ट है कि विच अकर इन होल नंबर ऑलवेज, तो ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर में होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी, नेक्स्ट आ जाता है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2b आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स। ये अभी मैंने आपको बताया था। एनर्जी ऑफ 3d इज़ डैश देन 3p, अभी आपको बताया था कि किस तरह एनर्जी फाइंड करनी है, ग्रेटर देन 3p। व्हाट इन्फॉर्मेशन दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके आप वैलेंस शेल में देखें 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि 7 इलेक्ट्रॉन होने हैं इसके, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एलिमेंट इज़ रिएक्टिव। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच इज़ ओनली कंडक्टर हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो ग्रेफाइट है वो। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट रिलेटेड टू विच, तो इसमें आपके पास आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। अच्छा जी, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्पॉटेड बाय हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग मीन के दूसरे जिस भी स्पीशी की ऑक्सीडेशन करवा रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी ज़्यादा होती है। अफिनिटी मीन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो उसकी एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट की या किसी भी स्पीशी की, वो अगर ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये आपके पास जो वहाँ पे ऑप्शंस गिवन थे उनमें से सिल्वर है। एंड हु क्लासिफाइड एलिमेंट फर्स्ट, डॉब्राइनर, जो ऑप्शंस थे उनमें से डॉब्राइनर था। द इंथैल्पी ऑफ द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम आयन फ्रॉम इट्स एटम्स इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद है जी विच इज़ लाइटेस्ट मेटल, लिथियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ये भी मैंने आपको एक्सेप्शन में बताया था। इन नॉन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर इज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स विच रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन है, ये भी मैंने आपको बताया। विच इज़ नॉट मिक्सचर, मर्करी इज़ नॉट अ मिक्सचर। उसके बाद जी नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ज्वाइनिंग द 2 हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेफ्ट एंड टॉप कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट आ जाता है जी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल इन सेकंड पीरियड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज विद कांस्टेंट रेट।
19 ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करता है, मीन इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, इन फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? 2 हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन फायरवर्क ग्रीन कलर इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ बेरियम, ये भी मैंने आपको बताया था। फायरवर्क में कलर्स लाजमी याद कर लें सबके। एक्सरेज प्रोड्यूस व्हेन स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एक्सरे ट्यूब स्ट्राइक्स द मेटल टारगेट, तो इसका मुझे ऑप्शंस का नहीं पता, बस स्टेटमेंट मिली थी, तो ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन डिसेंडिंग इन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डैश एंड द मेटेलिक करैक्टर डैश, ये आपके पास इंक्रीजेज आएगा दोनों ब्लैंक्स में। एटॉमिक वेट ऑफ यूरेनियम इज 238। उसके बाद आ जाता है 26, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि फर्स्ट चैप्टर से थे, तो इनको देख के फिर इसके लिहाज से तैयारी करें। ये पीपीएससी के 17 स्केल के लेक्चरशिप के पेपर के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अच्छे से तैयारी करें और मेहनत करें, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती, अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। आपको ज़रूर सिला मिलता है, चाहे उस फॉर्म में ना मिले जिस फॉर्म में आप चाह रहे हैं, किसी और फॉर्म में मिल जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहेंगे तो यकीनन बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे और पुरसुकून भी रहेंगे। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।